नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल मेरा मुरादाबाद में ही खुद का बिजनेस है, जिसमें खेती करने के औजार बनते हैं। हमारे यहाँ के कृषि यंत्र अपनी क्वालिटी के लिए फेमस हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारी फैमिली अमीर लोगों में गिनी जाती है। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरी फैमिली में बीवी मीरा है, जो मेरी दूसरी बीवी है। अब वो मेरी दूसरी बीवी क्यों है और मेरी पहली बीवी के साथ क्या हुआ था, इन सब के बारे में आप लोगों को आज की इस कहानी में पता चलने वाला है। इसके साथ ही मेरी एक 5 साल की बेटी भी है, जिसका नाम प्रीति है, जो कि मेरी पहली बीवी रीना की बेटी है। लेकिन ये भगवान की ही कृपा है कि उतना कुछ बिगड़ जाने के बाद भी उन्होंने सब संभाल लिया। मीरा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये प्रीति की मां नहीं है। दरअसल एक हादसे ने सब सुख चैन ही उजाड़ डाला था। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक जैसे हमारी खुशियों को नजर लग गई। ये किस्सा 2 साल पहले का है, लेकिन अभी भी लगता है जैसे अभी अभी घटी हो। मेरी शादी रीना जैसी सुंदर लड़की से हुई तो मैंने संसार में सबसे खुश नसीब इंसान अपने आप को समझा था। फिर एक बेटी हुई तो परिवार में और ज्यादा रौनक आ गई। मेरी अम्मा कभी कभी मेरे साथ रहने आ जाती थी, वरना वे गांव वाले घर में रहती थी। फिर मेरी जिंदगी में वो भूचाल आया कि सब कुछ तबाह हो गया। उस रात का किस्सा मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो वो साया मेरे सामने आ खड़ा होता है। एक दिन जयपुर से मेरे दोस्त सुमित की शादी का कार्ड आया। सुमित मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था। मैं अपनी बीवी रीना, 5 साल की बेटी प्रीति और एक पुराने दोस्त रोहित के साथ एक शादी में जा रहे थे। शादी हमारे बचपन के यार सुमित की थी, जो जयपुर में हो रही थी। प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रीना भी बहुत खुश थी, क्योंकि घर से निकलने के मौके कम ही मिल पाते हैं। रीना कई दिनों से इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। कभी मेरे सूट पर प्रेस करती, कभी अपनी साड़ी का ब्लाउज ढूंढती और बीच बीच में मुझ पर ताने भी मारती। तुम्हें तो शादी ब्याह में बस खाना खाने की पड़ी रहती है, एक बार डांस करने का भी मन नहीं करता। मैं हंसकर कह देता, अरे मैडम, मैं डांस करूंगा तो लोग खाना भूल जाएंगे और फिर कैटरर मुझसे पंगा लेगा। प्रीति को तो जैसे पिकनिक पर जाने का मौका मिल गया था। उसने अपनी गुड़िया, पानी की बोतल और रंग भरने वाली किताब भी पैक कर ली थी। वो बहुत खुश थी। वो कार में सबसे पहले बैठ गई और उसने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, पापा, रास्ते में हम गेम खेलेंगे ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन पहले सो जाओ, रात में लंबा सफर है। तो रीना बीच में बोल पड़ी, अरे बच्ची हैं, सोने का इतना टेंशन क्यों है? खेलने दो, वैसे भी तुम्हें तो गाड़ी चलानी है, मैं इसे संभाल लूंगी। कार में माहौल हल्का फुल्का था। रोहित पीछे बैठा चिप्स खा रहा था और हमसे गपशप कर रहा था। अरे अजय, याद है कॉलेज के दिनों में कैसे हम रामपुर वाली बस में बिना टिकट पकड़े गए थे? मैं हंस पड़ा। हाँ, और फिर कंडक्टर को तूने बोला था, भाई साहब, हम तो एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते गए, माहौल बदलने लगा। रास्ता सुनसान होता गया। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं कहीं जल रही थी, बाकी अंधेरा ही था। अचानक ही मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लगने लगा। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि किसी की नजरें हम पर घड़ी हुई हैं और कोई पीछा कर रहा है। मैंने सोचा हो सकता है मुझे कुछ अंदर से परेशानी हो रही हो। मैंने घुटन को कम करने के लिए म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। ये मानी हुई बात है कि म्यूजिक दिमागी टेंशन को कम करता है, लेकिन यहां भी एक टेंशन हाजिर हो गई। प्रीति को अंग्रेजी धुन का गाना सुनना था, तो रीना राधा रानी और कृष्णा की दीवानी थी, उसको भजन सुनने थे। जैसे ही म्यूजिक ऑन हुआ, रोहित ने तो मोबाइल ऑन कर दिया और लीडर्स अपने कानों में लगा ली। उसको म्यूजिक से कभी प्रेम नहीं रहा, उसे कुछ नहीं सुनना था। थोड़ी देर तक इस विषय पर जिरह होती रही। आखिरकार मैंने परेशान होकर म्यूजिक थोड़ा धीमा कर दिया और कहा, यहां किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मैं अपने मन का गाना सुनूंगा। मुझे न जाने क्यों घुटन सी फील हो रही है। यह सुनकर दोनों चुप हो गई और आपस में बिजी हो गई। कार बराबर दौड़ती हुई चली जा रही थी। अब मुझे गाड़ी चलाते चलाते फिर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। रीना ने मेरा चेहरा देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रीना ने कहा,
फिर कार को साइड में रोक लो, नहीं तो रोहित को ड्राइव करने दो। मैंने कहा कि रोकने से हमें देर होगी, लेकिन मैं अब ड्राइव भी नहीं कर पा रहा हूं, तो रोहित ही ड्राइविंग कर ले। अब रोहित कार चलाने लगा था। मैंने एक सिरदर्द की टेबलेट ली और सीट की पुश्त से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ और मुझे थोड़ी राहत मिल गई। तभी प्रीति सहमी सहमी आवाजें बोली, मम्मी, ये खिड़की के साथ साथ सफेद कपड़ा क्यों उड़ता हुआ आ रहा है? रीना ने पूछा। कहाँ है सफेद कपड़ा? तभी प्रीति डरी हुई आवाज में बोली, मम्मी, ये तो एक लड़की है जो खिड़की के साथ साथ उड़ रही है। फिर वो चिल्ला पड़ी और बोली, मैं अपनी गुड़िया नहीं दूंगी मम्मी, वो मेरी गुड़िया छीन रही हैं। रीना ने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रीति को परेशान देखकर रीना भी घबरा गई। उसे लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, तभी प्रीति ऐसे कह रही हैं, वरना वो तो बहुत समझदार बच्ची हैं। मैंने भी परेशान प्रीति को समझाया, बेटा, तुम हॉरर मूवी देखती हो, तभी तुम्हें एक्स्ट्रा सीन दिख रहे हैं। मैंने रीना से कहा। रीना, प्रीति को खिड़की से हटाओ और उसे सुलाने की कोशिश करो। रीना खुद चिंता में आ गई और उसने प्रीति को अपनी गोद में लिटा लिया और ऊपर से अपनी साड़ी का आंचल डाल दिया। फिर रास्ते में कुछ नहीं हुआ। हम सब लोगों ने इसे प्रीति का वोम समझा, जिसमें बच्चे बहुत इमेजिनेशन करते हैं और पेड़ों को भूत समझते हैं। मैंने सोचा प्रीति ने जरूर किसी सफेद पक्षी को उड़ते हुए देखा होगा। हम जैसे तैसे जयपुर पहुंचे। शादी का माहौल गजब का था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। रंग बिरंगे सजावटी टेंट लगे थे और फूलों की महक फैली हुई थी। ढोल ताशे बज रहे थे। बारातियों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के पैर थिरक रहे थे। रीना ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, देखो, आज तुमसे भी डांस करवाऊंगी और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, आप बस कैमरा रेडी रखना, वरना मेरे डांस मूव्स तो अखबार में छप जाएंगे। सुमित बारात के स्वागत में बिजी था। वो हमें देखकर तुरंत मेरे पास आया, गले लग गया। रीना औरतों के ग्रुप में जाकर सजावट और खाने का जायजा लेने लगी और मैं रोहित के साथ मंच के पास जाकर बैठ गया। प्रीति अपनी उम्र के बच्चों के साथ भागदौड़ में लग गई। रोहित का ध्यान सिर्फ खाने की टेबल पर था। पनीर टिक्का, छोले भटूरे, गुलाब जामुन सहित उसकी प्लेट में आधा मीनू समा चुका था। शादी के बीचों बीच मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो बाकी मेहमानों से अलग थी। लंबे लंबे काले बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे, जिससे उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी थी और वो भीड़ में भी किसी से बात नहीं कर रही थी, बस इधर उधर देख रही थी। मुझे लगा शायद दूल्हे की कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी साड़ी पर जैसे हल्के हल्के गीले धब्बे थे, जैसे बरसात में भीग आई हो, जबकि यहाँ मौसम बिल्कुल साफ था। 2-3 बार मैंने देखा कि वो दूर से हमारी तरफ देख रही हैं, खासकर रीना और रोहित को। रीना से मैंने उस लड़की को दिखाकर कहा, तुम जानती हो इस लड़की को? जेरेनिया ने सिर हिलाया। वो बोली, नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मुझे पता था कि उसका नेचर बहुत शक्की है। मैंने कहा, बस ऐसे ही लग रहा है, कहीं देखी हुई है। रीना ने हंसकर कहा, तुम्हें तो हर नई औरत कहीं ना कहीं देखी हुई लगती है। बारात, जयमाल और डांस का शोर चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। एक बार तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल मंडप के पीछे अंधेरे कोने में खड़ी है, और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, वो अचानक भीड़ में गुम हो गई। डिनर के दौरान भी मैंने देखा कि वो लड़की कभी मंडप के पास, कभी दरवाजे के किनारे खड़ी होती है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता है। इस बात को रीना ने भी नोटिस किया। वो बोली, अजय, देखो ना, इस लड़की का चेहरा बार बार ढका क्यों है और अकेली क्यों खड़ी है? बड़ी अजीब लग रही है ना? मैंने हंसकर कहा, छोड़ो, हो सकता है कि वो शर्मीली हो, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों एक अनजाना डर सा महसूस हो रहा था। उस समय मैंने इस बात को बस एक संयोग समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन कौन जानता था कि असली खेल तो शादी से लौटते वक्त शुरू होगा। शादी खत्म होते होते रात के करीब 12 बज गए। हमने सुमित से विदा मांगी तो सुमित ने साफ मना कर दिया कि यार, ऐसे कैसे, अभी मैं नहीं जाने दूंगा। इतने वर्षों बाद तो मिले हैं और मजबूरी में ही तुम आए हो। अगर मेरी शादी नहीं होती तो तुम क्या करने आते? मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन समझा करो यार, हमारा वहां काम पड़ा रहेगा। अब देखो, खुशी में शामिल भी हो गए और हमारा काम भी ना बिगड़े, इसका ध्यान रखो। सुमित नाराज होते हुए बोला।
देख ले यार, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये आना कोई आना नहीं है कि बस अपनी हाजिरी लगा दी और चलते बने। मैंने सुमित को जैसे तैसे समझाया, उसके बाद वहां से वापस निकल पड़े। इस बार मैं गाड़ी चला रहा था। रीना, रोहित और प्रीति आपस में हंसी मजाक करते आ रहे थे। ये रोहित भी अजीब ही इंसान था। ये मेरा शुरू का दोस्त नहीं था। अचानक ही एक बार मिला और उसने खुद ही अपने आप इतना व्यवहार बना लिया कि आज के दिन पर वो मेरा पक्का दोस्त है। चाहे मैं घर में रहूं या ना रहूं, वो तब भी आता है। हंसने हंसाने की आदत है उसकी, जो मुझे बहुत पसंद है। कई घंटे का सफर तय करने के बाद सुनसान एरिया आ गया था। अब फिर से माहौल कुछ अलग तरह का होने लगा था। सब कुछ सही था, फिर भी लग रहा था कि जैसे कोई हम पर नजर गड़ाए हुए हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी प्रीति चिल्लाई, देखो पापा, आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, और ये देखो, अब ये लड़की फिर से हमारी कार के साथ साथ उड़ रही है। देखो मम्मा, वो खिड़की से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। आह, छोड़ो, हम सब बहुत डर गए जब हमने देखा कि प्रीति के गाल पर खरोंच लगी हुई थी जिसमें खून रिस रहा था। रीना ने झपट कर प्रीति को अपनी गोद में छिपा लिया। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी मम्मी की गोद में छिपे छिपे ही एक आंख की झड़ी बनकर फिर खिड़की से बाहर देखा और डरी हुई आवाज में बोली, मम्मी, वो लड़की अभी भी यही है। हम सब चौंक गए। मैंने पूछा, कौन लड़की? प्रीति ने डरी हुई आवाज में कहा, वो सफेद कपड़े वाली पेड़ के पास खड़ी है, मुझे देख रही है। रीना ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस पेड़ों की काली परछाइयां और हवा से हिलती टहनियां थीं। रीना ने डांटा, प्रीति, ऐसे डराने वाली बातें मत करो, तुम्हारे पापा गाड़ी चला रहे हैं। प्रीति चुप हो गई, लेकिन मैंने व्यू मिरर में झांक कर देखा और एक पल के लिए लगा सच में कोई था। रोहित ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे शायद किसी गांव की औरत रही होगी। अंधेरे में सफेद साड़ी डरावनी लगती है, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था। करीब आधा घंटा और चलने के बाद अचानक सड़क पर कोहरा छा गया। गाड़ी की हेडलाइट बस 5-10 मीटर तक ही रोशनी दे रही थी, और तभी ये देखकर सब चौंक गए कि सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। लंबे लंबे खुले हुए बाल थे, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ लटकते हुए थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। मेरे मुंह निकला, अरे ये तो वही लड़की है जो पार्टी में मिली थी। रीना भी चौंक पड़ी और बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, सच में ये वही लड़की है। उसका तो अलग ही हुलिया था। मैंने उसे और उसके कपड़ों को ध्यान से देखा था। वो बीच सड़क में थी, इसलिए मैं घबराकर ब्रेक लगाने ही वाला था कि रोहित चौंक कर बोला, ये नहीं हो सकता, तू तो मर चुकी है। मैंने घबरा कर कहा, क्या कहा तूने? लेकिन रोहित के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखें उस औरत पर टिकी थीं। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। रीना घबरा कर बोली, अजय, गाड़ी मत रोकना, जल्दी निकालो यहां से। मैंने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना था कि सड़क साफ नहीं दिख रही थी। तभी वो औरत हमारे बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा जब रोशनी में आया तो मेरी सांस अटक गई। चेहरा खून से सना हुआ, आंखें लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। प्रीति जोर से चीखी, मम्मी, वो मुझे देख रही हैं। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन तभी लगा जैसे किसी ने कार की छत पर जोर से थपथपाया हो। रीना ने मेरी बाजू पकड़ी, अजय, ये क्या हो रहा है? और रोहित, वो तो सीट पर ठिठक कर बैठा था, जैसे उसके अंदर की सारी जान निकल गई हो। मैंने गाड़ी तेज की, लेकिन दिल में यह सवाल बार बार उठ रहा था, रोहित ने यह किसके लिए कहा था? तू मर चुकी है। उस रात की ठंड जैसे हड्डियों में घुस गई थी। गाड़ी की हेडलाइट बस कोहरे की मोटी चादर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर प्रीति अपनी मम्मी की गोद में छुपी हुई थी, लेकिन उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे कंधे तक खींची हुई थी, जैसे कह रही हो, पापा, गाड़ी मत रोकना। रीना ने धीमे स्वर में पूछा, अजय, वो औरत थी या कुछ और? मैंने निगाहें सड़क पर रखकर कहा, औरत ही रही होगी। रात में अंधेरे में सब डरावना लगता है, लेकिन अंदर से मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था कि वो सिर्फ इंसान थी। रोहित पीछे से चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल हो रही थीं, जैसे रोया हो या डर के मारे खून उतर आया हो। मैंने पूछा, अरे भाई, तू चुप क्यों है? तूने बोला था कि तू मर चुकी है। किससे कहा था? उसने जवाब देने की बजाय खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ नहीं,
बस मन में आया बोल दिया। रीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मजाक का टाइम नहीं है रोहित, बच्ची हमारे साथ हैं, साफ साफ बोल, तुझे क्या दिखा? वो बस सिर झुकाकर बोला, मैंने उसे बहुत पहले भी देखा है। मुझे एक सा झटका लगा, लेकिन मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही कोहरे में फिर से हलचल दिखी। गाड़ी की हेडलाइट में इस बार साफ दिखाई दिया, वही सफेद कपड़ों वाली औरत थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ था कि हवा के एक झोंके में उसके बाल हटे, और मैं कसम खाकर कह सकता हूं मैंने ऐसा डरावना चेहरा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी निगाहें रोहित पर टिक गई। रोहित के होंठ कांपने लगे। वो चौंक कर बोला, अरे ये तो संध्या है। मैंने तुरंत पूछा, कौन संध्या? रीना ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ कौन है वो? रोहित जैसे कोई पुराना किस्सा याद कर रहा हो, वो बोला, कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी संध्या, लेकिन वो अब नहीं है। उसने इतना कहा और चुप हो गया। मैंने गाड़ी तेज कर दी। दिल कह रहा था कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। प्रीति धीरे से बोली, पापा वो आंटी फिर आ गई, इस बार मुस्कुरा रही हैं। रीना ने झुंझलाकर कहा, प्रीति चुप रहो, ये सब तुम्हारे कार्टून में अच्छा लगता है। लेकिन उसकी आवाज में खुद डर था, ये मैं समझ रहा था। अचानक धप्प की आवाज आई और जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने गाड़ी पर पत्थर मारा हो। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। तभी पीछे से खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई कार की डिक्की पर हथेली मार रहा हो। प्रीति रोने लगी। वो बहुत डर गई थी और जिद कर रही थी, मम्मी मैं घर जाना चाहती हूं। रीना उसे चुप कराने में लगी, लेकिन उसकी अपनी उंगलियां कांप रही थी। मैंने रोहित से कहा, देख भाई, अगर तू कुछ जानता है तो बता दे, वरना ये सब खामखाम बढ़ जाएगा। रोहित ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, संध्या मेरी क्लासमेट थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। रीना ने बीच में टोका, वो हादसा था या कुछ और? इस बात पर रोहित ने नजरें चुरा ली, फिर बोला, उस रात मैं और वो साथ थे। रोहित ने वाक्य पूरा नहीं किया। मैंने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर ठंड और बढ़ गई थी, जैसे किसी ने ऐसी फुल कर दिया हो, लेकिन ऐसी तो बंद था। तभी मोहित ऐसे चौंका जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया हो। उसके कान के पास जैसे किसी ने फूंक मारी और क्लियर सुनाई दिया। गुर्राती हुई आवाज में किसी ने कहा, झूठ मत बोलो। ये डरावनी आवाज सुनकर हम तीनों के होश उड़ गए। रीना ने झट से प्रीति की आंखें ढक दी। मैंने चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन कार में हम चारों के अलावा कोई नहीं था। मेरे माथे पर पसीना छलक उठा। मैंने एक झटके से एक्सीलरेटर दबाया। मैंने बेहद घबराई हुई आवाज में कहा, अब हम मुरादाबाद पहुंचकर ही रुकेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मन के अंदर यह बात खटक रही थी, रोहित के चेहरे पर डर से ज्यादा गुनाह का भाव क्यों था? और संध्या सिर्फ एक हादसे की शिकार थी या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सफर सिर्फ डर का नहीं, बल्कि ऐसे राज खोलने वाला है जिनसे मेरी अपनी जिंदगी उलटने वाली थी। कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट का उजाला भी उसमें डूब रहा था। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, बस प्रीति के हल्के हल्के सुबकने की आवाज आ रही थी। रीना उसके बाल सहला रही थी, लेकिन उसकी अपनी हथेलियां भी ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे यार, ये शादी में जाने का आइडिया तुम्हारा था रीना, और अब देखो सफर ही डरावना बन गया। रीना ने मुझे घूर कर देखा और बोली, हाँ अब तुम्हें मेरी गलती नजर आ रही है, जैसे मैं ही भूत को बुला लाई हूं। रोहित चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी दूर के डर में अटकी हुई थी। मैंने फिर पूछा, अरे बोलना भाई, वो संध्या वाली बात पूरी कर। रोहित ने होंठ भींचे और धीमे से कहा, वो कोई हादसा नहीं था और उस रात में मैं अकेला भी नहीं था। यह सुनकर रीना का चेहरा भी पल भर के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत नजर झुका ली। अचानक धप्प की आवाज आई और इतनी जोर का झटका लगा कि गाड़ी बाईं तरफ उछल गई। मुझे लगा किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारा हो, और फिर छत पर धम 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 कदमों की आवाजें गूंजने लगी। रीना ने डरकर मेरी बाजू पकड़ी और सहमी हुई आवाज में बोली, अजय ये क्या है? मैंने कहा, बस बैठे रहो, खिड़की मत खोलना। और मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल सामने कोहरे में वही सफेद साया आ गया। चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था।
खून से सना हुआ चेहरा था। आंखों में पागलपन और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे अपने आप खींचकर उसके पास जा रही थी। रोहित चिल्लाया, अजय, कार रोक। मैंने उससे कहा, तू पागल है क्या? और तभी गाड़ी जैसे अदृश्य हाथ से झटके के साथ सड़क से उतरकर किनारे चली गई और जोर से एक बड़े पेड़ से टकरा गई। धमाके की आवाज, कांच टूटने की खनखनाहट हुई और फिर सब कुछ बिखर गया। मैं सड़क किनारे गिर पड़ा था। कानों में सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा, पास में प्रीति पड़ी थी, जो रो रही थी लेकिन जिंदा थी। मैंने उसे तुरंत उठाकर सीने से लगा लिया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। रीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। मैंने उसे जोर से पुकारा, रीना, रीना। फिर मैंने उसे ढूंढा तो वो मुझे मिल गई। बात यह थी कि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से सड़क के किनारे की झाड़ियां बहुत घनी थीं और अंधेरे में बिल्कुल भूत की तरह ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी दूरी पर रीना कराहते हुए उठ रही थी। उसने मुझे और प्रीति को देखकर राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, हम तीनों ठीक हैं, लेकिन रोहित कहाँ है? और तभी उस भयानक काली अंधेरी रात में कहीं पास से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो इंसानी आवाज ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गले से जान खींच ली हो। रीना डर के मारे मेरी तरफ लपकी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अजय, ये आवाज रोहित की है ना? हम दोनों आवाज की दिशा में दौड़े और जो नजारा देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहित जमीन पर गिरा हुआ था और उसके ऊपर वो सफेद साया झुका हुआ था। उसके लंबे लंबे नाखून रोहित की छाती में धंसे हुए थे और खून बहकर जमीन को लाल कर रहा था। मेरे वहां पहुंचने पर खौफनाक साये ने, जिसका नाम संध्या था, हमें देखा और धीमी खौफनाक आवाज में कहा, आ गए अपने दोस्त को बचाने? क्यों? ये दोस्त हैं या गद्दार हैं? कुछ पता भी है तुम्हें? अभी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जब इसकी असलियत पता चलेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तू जो भी है उसे छोड़ दे। संध्या की आंखें जैसे जल रही हों। वो लाल लाल आंखों से अंगार बरसाती हुई बोली, जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो गद्दार हैं, और ये तुम्हारी बीवी जिसे तुम बहुत अच्छा समझते हो, इन्हीं दोनों ने मिलकर मुझे मारा था। ये सुनकर जैसे मैं आसमान से गिरा। हैरत की मारे मेरी आंखें फैल गईं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा परम प्रिय दोस्त और मेरी इतनी भरोसेमंद बीबी भी मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो। तभी रीना की गर्दन संध्या ने जकड़ ली और गुर्राती हुई बोली, चुप कर झूठी कहीं की, सच सच बोल वरना वहीं पर मार दूंगी। याद है रीना, उस रात कैसे तुमने मुझे फोन पर बुलाया था? और फिर सब कुछ जैसे मेरे सामने फिल्म की तरह चलने लगा। एक सुनसान बिल्डिंग में रोहित और संध्या की तेज बहस होती है और संध्या को अचानक धक्का दे दिया जाता है। संध्या की एक तेज चीख गूंजती है और फिर उसका शरीर नीचे गिरकर छोटिल होता है और कुछ देर तड़पने के बाद शांत हो जाता है। फ्लैशबैक टूट गया। मैं वहीं खड़ा था। तभी मैंने रीना से पूछा, रीना, ये क्या कह रही हैं? लेकिन वो बस कांप रही थी। संध्या ने रोहित को और कसकर जकड़ लिया। आज उसी मौत का मजा इसे भी छकना होगा। रोहित बुरी तरह तड़प रहा था। उसके हाथ पांव हवा में लटक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी ने उसे बांध रखा हो। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और फिर उसकी चीख एकदम से थम गई। शरीर ढीला होकर जमीन पर गिर पड़ा। रीना ने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रीति ने मेरी कमर पकड़ ली और मैं सिर्फ पत्थर बनकर खड़ा रह गया। लेकिन अंदर से मुझे साफ महसूस हुआ, ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला नंबर शायद रीना का था। प्रीति लगातार सुबक रही थी और रीना चुपचाप पत्थर की तरह खड़ी थी। रोहित का खून अभी भी मिट्टी में गीला था और उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। मैंने रीना की ओर देखा। वो मेरी बातों का जवाब दे नहीं रही थी। इसका मतलब यही निकल रहा था कि संध्या सच बोल रही है और रीना के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने वास्तव में अपराध किया है और गुनहगार अपनी क्या सफाई देगा। रीना को मैं कभी ऐसा नहीं समझता था। यानी उसके दो रूप थे। रीना ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। मैं तो उसे देवी समझता था और वो कातिल निकली। मैंने टूटे दिल के साथ उससे पूछा,
ये जो उसने कहा कि तुमने संध्या को रोहित के साथ मिलकर मारा है, क्या मतलब है उसका? रीना ने बस होंठ भींच लिए और आंखें झुका ली, लेकिन संध्या वो धीमे धीमे हमारे चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी शिकार को घेरे हों। सच तो मैं दिखाऊंगी। अजय, देख देख कैसे तेरी बीवी ने मुझे मौत के मुंह में धकेला था और फिर तेरी आंखों में भी धूल झोंकी। तुझे पता है कि ये तेरे दोस्त रोहित की प्रेमिका है। शादी से पहले भी वो उसकी थी और शादी के बाद भी वो उसकी है। मेरी आंखों के सामने एक घना कुहासा सा छा गया। दुनिया घूमने लगी और पल भर को लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। संध्या ने कहा, अगर हिम्मत है तो सुन, अपनी प्यारी बीबी की करतूत की पूरी कहानी सुन। संध्या ने पूरी कहानी शुरू से बतानी शुरू कर दी, जो उसे रोहित और इधर उधर वालों से पता चली थी। रोहित और रीना की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोहित हैंडसम, स्मार्ट और बातों में लड़कियों को बांध लेने वाला लड़का था। रीना उस समय मोहल्ले में नई नई आई थी। रीना भी खूबसूरत और नटखट थी। उसके रेशमी बालों में सुंदर क्लिप लगे होते, हाथों में किताबों का ढेर होता था और चेहरे पर मासूमियत थी। रोहित के लिए वो बस एक लड़की नहीं, बल्कि पहली नजर का प्यार थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। जब रीना की किताबें गिर गईं और रोहित ने उन्हें उठाने में मदद की, रोहित ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हें तो मैथ से ज्यादा कविताओं में दिलचस्पी है। रीना हंस दी, फिर बोली, और तुम्हें हर लड़की से बातें करने में दिलचस्पी है। फिर कॉलेज की कैंटीन में चाय के कप पर उनकी दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ने लगा। कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी लाइब्रेरी में मिलने के बहाने से वे मिलते थे। रोहित को लगता था कि रीना भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के फेस्ट, कैफे में बैठना, देर रात फोन कॉल, सब कुछ जैसे एक फिल्मी रोमांस था। कॉलेज खत्म होने से पहले ही हालात बदल गए। रीना के घर वालों ने उसकी शादी की बात पक्की कर दी। दूल्हा था अजय, जो एक जिम्मेदार और सीधा साधा बिजनेसमैन लड़का था। रीना ने रोहित को जब ये बताया तो वो बौखला गया और बोला, तुम्हें क्या लगता है अजय तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? रीना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर रीना की आंखें भर आई। रीना ने कहा, शायद हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रह जाएंगे। रोहित, फिर शादी का दिन आ गया और रोहित बस दूर खड़े होकर देखता रहा। मंडप में रीना का लाल जोड़ा और अजय के चेहरे की खुशी उसके दिल में एक चुभन छोड़ गई। रीना अजय के घर आ गई और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रोहित की मुलाकात संध्या से हुई। संध्या एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। वो आत्मविश्वासी और बहुत ही मिलनसार थी और सबसे बड़ी बात, रोहित को पूरी तरह समझने वाली थी। वो अक्सर कहती, तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है रोहित, इसे कभी खोना मत। रोहित के लिए संध्या का साथ आसान था। ना कोई रोक टोक थी, ना कोई सवाल जवाब था। वो उस पर दोनों हाथों से पैसे लुटाती, महंगे कपड़े, मोबाइल, यहां तक कि कार तक खरीद दी। रोहित भी इस आरामदायक रिश्ते में बहता चला गया। एक दिन शहर की एक शादी में रोहित की मुलाकात रीना से हो गई। रीना अब अजय की बीवी और एक प्यारी सी बेटी प्रीति की मां थी, लेकिन जब उनकी आंखें मिली तो लगा मानो सालों का फासला मिट गया हो। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बदले नहीं हो रोहित, बस थोड़े और चुप हो गए हो। उस दिन के बाद रीना और रोहित ने फोन पर बात करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बस हालचाल लेने तक था, फिर कॉफी डेट, फिर लंबी ड्राइव। वो पुराना कॉलेज वाला एहसास फिर से लौट आया। रीना की जिंदगी में अजय एक व्यस्त पति था, लेकिन रोहित उसे वहीं पुरानी आजादी देता था। ये रिश्ता चुपके आगे बढ़ रहा था। तभी संध्या को इस बात का आभास होने लगा। संध्या अब सिर्फ रोहित की दोस्त नहीं, बल्कि उसके लिए एक भावनात्मक सहारा बन चुकी थी। वो रोहित पर यकीन करती थी, लेकिन उसके फोन पर रीना का नाम देखकर उसका दिल बैठ जाता। एक शाम संध्या ने अचानक रोहित से पूछा, ये रीना कौन है? तुम्हारे चेहरे पर उसका नाम आते ही अजीब सी चमक क्यों आ जाती है? रोहित ने हंसकर बात टाल दी और बोला, पुरानी दोस्त हैं और कुछ नहीं। लेकिन संध्या के दिल में शक की चिंगारी जल चुकी थी और बहुत जल्द ये चिंगारी एक खतरनाक आग में बदलने वाली थी। और क्यों ना हो, संध्या तो अपना तन मन धन सब कुछ रोहित पर कुर्बान किए बैठी थी, तो कैसे ऐतराज नहीं करती?
उसे भी तो भरोसा चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से रोहित का बर्ताव अजीब था। अब उसका फोन हमेशा साइलेंट पर रहता था। मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत डिलीट कर देता था और मिलने में भी बहाने करता रहता था। संध्या को याद आया कि पिछली बार उसने रोहित की कार में एक छोटा सा पिंक स्कार्फ देखा था, जो उसका तो था नहीं, तो फिर किसका था? इसके बारे में रोहित ने कुछ भी नहीं बता पाया था। संध्या का शक अब बस शक नहीं रहा, ये एक सवाल बन चुका था जिसका जवाब उसे चाहिए था। एक दिन शाम के समय रोहित ने कहा, मुझे एक पुराने दोस्त से काम है, देर हो जाएगी? संध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो निकला उसने चुपचाप ऑटो लिया और उसके पीछे निकल पड़ी। रोहित की कार शहर से थोड़ी दूर एक कैफे के बाहर रुकी। संध्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा। रोहित के साथ रीना बैठी थी। हाँ, वही रीना जो एक बार घर पर अजय के साथ आई थी। अजय रोहित का दोस्त था जो शायद नया नया बना था। अब रोहित के सामने बैठी रीना हंस रही थी। संध्या ने देखा रोहित ने रीना का हाथ पकड़ रखा था। दोनों कॉफी के कप के बीच झुककर कुछ फुसफुसा रहे थे और फिर रोहित ने उसके कान के पास कुछ कहा, जिस पर रीना हंस पड़ी। उस हंसी ने संध्या के कानों में जलते कोयले डाल दिए। वो गुस्से में कैफे में घुस पड़ी और गुस्से से चिल्लाई, वाह रोहित, यही है तुम्हारा पुराना दोस्त जिसे छुपाने के लिए इतने झूठ बोले? रीना एक पल को घबरा गई, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, संध्या जी, आप गलत समझ रही हैं। ये अजय के दोस्त हैं, तो बराबर घर पर आते ही रहते हैं। आज अचानक यहां मिल गए तो कहने लगे कि एक कप कॉफी पी लीजिए। अब इसमें क्या बुराई हो गई संध्या जी? संध्या का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, ये सब गलत है, मैं देख नहीं रही क्या? तुम शादीशुदा होकर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कर रही हो। और रोहित, तुमने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोहित ने संध्या को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो गरज उठी, मैं अभी जाकर अजय को सब बता दूंगी आज ही। ये सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रीना के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। दोनों की नजरें मिली। उनमें एक खामोश लेकिन खतरनाक समझौता हो चुका था। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, संध्या, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर संध्या ने अजय को सब बता दिया तो उनकी दुनिया, उनका रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। उस रात जब संध्या घर लौटी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने आखिरी पलों में है। उस शाम कैफे से लौटते वक्त संध्या का चेहरा गुस्से से लाल थॉटों के छोटे शीशे में वो बार बार अपने चेहरे को देखती, मानो खुद से पूछ रही हो, मैंने इसे इतना भरोसा क्यों किया? घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से पटका। लिविंग रूम में टेबल पर फूलदान हिल गया। पड़ोसन मीना आंटी, जो तभी छत से नीचे आ रही थी, उन्होंने आवाज दी, अरे बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? संध्या ने बस हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं आंटी, बस सिर दर्द है। लेकिन उसके अंदर का तूफान किसी को नजर नहीं आ रहा था। उधर कैफे के बाद रीना और रोहित दोनों के दिमाग में एक ही डर घूम रहा था, अगर संध्या ने अजय को बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। रीना अपने घर चली गई थी। अब वो अपने किचन में चाय बना रही थी। प्रीति अपने खिलौनों से खेल रही थी, लेकिन रीना का ध्यान बार बार मोबाइल पर जा रहा था, जहां रोहित का मैसेज था, आज ही कुछ करना पड़ेगा। वो चुप नहीं बैठेगी। रीना ने मोबाइल को उल्टा करके रखा, गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांकने लगी। उधर संध्या का हाल बहुत खराब था। रात का खाना बनाते हुए संध्या ने खुद को काम में उलझाने की कोशिश की। रसोई में टमाटर काटते समय उसने तेज चाकू को हाथ में थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ा, मानो उस पल में उसका सारा गुस्सा उस स्टील की धार में उतर गया हो। रसोई में गैस की सीटी बजी। दाल उबल चुकी थी। संध्या ने आंच धीमी की और बर्तनों की आवाज से अपना मन भटकाने लगी। तभी आहट हुई तो उसने सामने देखा। रोहित दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, मैं नहा कर आता हूं, फिर बात करते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जिसने संध्या के दिल में और बेचैनी भर दी। करीब 9 बजे जब खाना खत्म हो चुका था, तब रोहित सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था और संध्या उसके सामने खड़ी हो गई। वो बोली, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूंगी? तुमने मेरे साथ जो किया, मैं कल सुबह अजय को सब बता दूंगी। रोहित ने चैनल बदलते हुए कहा, संध्या, ड्रामा मत करो, सोचो क्या बोल रही हो। संध्या बिफर गई और वो गुस्से में बोली, सोच लिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए थी? नहीं रोहित, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी।
लेकिन तुम, उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि तभी दरवाजे की घंटी बजी। संध्या ने दरवाजा खोला। सामने रीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग था। हाय संध्या जी, सोचा आज अचानक मिलते हैं। संध्या ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, वाह, चोरी और सीना चोरी, तुमको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। आओ, अंदर आओ, तुम्हारा असली चेहरा भी देख लूं। रीना अंदर आई और रोहित की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक खामोश प्लान था। तीनों लिविंग रूम में बैठ गए। संध्या ने बिना झिझक अजय का नाम लेना शुरू कर दिया और बोली, तुम दोनों का ये खेल मैं अब खत्म कर दूंगी। कल सुबह अजय को सब बता दूंगी और फिर देखना कैसे तुम्हारी शादी और इज्जत बर्बाद होती है। रीना ने शांत स्वर में कहा, संध्या जी, कुछ बातें छुपा लेने में भलाई होती है। संध्या गर्जी, भलाई? धोखा देकर? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। रोहित ने अचानक संध्या के हाथ से मोबाइल छीन लिया और चिल्लाया, तुम ये फोन लेकर नहीं जाओगी। संध्या उठी और बोली, मुझे किसी फोन की जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर बता दूंगी। इतना कहना था कि रोहित ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। रीना तुरंत किचन से वही चाकू उठा लाई जो थोड़ी देर पहले संध्या ने टमाटर काटने में इस्तेमाल किया था। एक झटके में, गुस्से और डर के मिश्रण में, रीना ने चाकू संध्या के सीने में उतार दिया। संध्या की आंखें फैल गईं। हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर उसका शरीर ढीला होकर फर्श पर गिर गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। रोहित ने कांपते हाथों से चाकू सिंक में फेंक दिया। रीना दीवार से टिककर खड़ी रही और दोनों की सांसें इतनी तेज थीं मानो अभी भी मौत का साया उनके बीच खड़ा हो। रोहित ने धीरे से कहा, अब सब खत्म। लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली कहानी तो अब शुरू होगी। रोहित और रीना ने जल्दी जल्दी लिविंग रूम की सफाई शुरू कर दी। खून के छींटे सोफे के कपड़े में समा चुके थे और फर्श पर हल्के हल्के धब्बे बाकी थे। रीना का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार अपने हाथ धो रही थी, लेकिन उसे लगता जैसे खून की महक उसके नाखूनों में समा गई हो। रोहित, यह धब्बा साफ नहीं हो रहा। रीना की आवाज में डर था। रोहित ने गुस्से में कहा, इतनी सफाई करोगी तो लोग शक करेंगे। बस जितना हो सके पोंछ दो और बाकी मैं संभाल लूंगा। अभी तो इस लाश को भी ठिकाने लगाना है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, प्रीति नींद में आंखें मलते हुए बाहर आई। रीना रसोई में चाय बना रही थी। वो बोली, मम्मा, कल आप कहाँ चली गई थी? पापा भी नहीं थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। आने दो पापा, मैं उनसे कहूंगी कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाया करें। रीना ये सुनकर हैरान रह गई। अब उसे प्रीति को भी समझाना था। उसने प्रीति को गोद में उठाया और उसे बताया कि मैं कल अपनी दवा लेने चली गई थी। पेट में दर्द होने लगा था। तुम तो सो रही थी, तभी मैंने नहीं जगाया। यह सुनकर प्रीति को समझ में आ गया कि मेरी मम्मी सच में कितनी अच्छी हैं। बस वो तो बच्ची थी, एक बार की कोई बात नहीं, लेकिन आगे उसका ख्याल रखना था। बस अब कोई दिक्कत नहीं थी। रोहित और रीना की लव स्टोरी फिर से ज्यों की त्यों चलने लगी, क्योंकि प्रीति स्कूल चली जाती थी और अजय दिन भर अपने काम पर होता था। उसके घर वाले भी अलग फैमिली में रहते थे। इस तरह से रीना अपनी मनमानी कर रही थी। संध्या की आत्मा ने यह सारी कहानी मुझे सुना डाली। उसकी आंखों में खून के आंसू रिस रहे थे। मैं संध्या की आत्मा से यह कहानी सुनकर दहल गया। मैं मन ही मन में कांप उठा। मैंने उससे पूछा, फिर तुम्हारी लाश का क्या हुआ? रोहित ने उसका क्या किया? संध्या ने बताया, उसने मेरी लाश को उसी रात अपने पड़ोस में खाली प्लॉट में गड़ा दिया। उसने काफी गहरे गड्ढे में मेरी लाश को दबाया। उसी के ऊपर उसने फुलवारी लगा दी। अब वहां पर फूलों का बगीचा तैयार है। उसके साथ हुई दगाबाजी माफी के लायक नहीं थी। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या कोई इंसान अपने सुख स्वार्थ में इतना भी अंधा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही गिर जाए और वो किसी की जान ले ले, अपनी आराम के लिए किसी के बारे में ना सोचे, उसके साथ धोखा करे, यहां तक कि अपनी फैमिली को भी बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दे। मैंने रीना की ओर देखा। रीना ने सिर झुका लिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए क्या कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा किया? चलो, शादी से पहले का तुम्हारा प्यार मैंने माना, हो गया वो हो गया, वो बीत चुका। लेकिन शादी करने के बाद और एक बच्ची की मां बनने के बाद तुम्हें यह ख्याल तो करना चाहिए था कि मैं अपने घर को आग लगा रही हूं। तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं दूसरे परिवार को या दूसरे की लाइफ को क्यों खराब करूं। फिर एक लड़की भी हो गई, तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आया? रीना के पास कोई जवाब नहीं था। संध्या की आत्मा ने बड़ी खौफनाक डरावनी आवाज में कहा,
सुन ले रीना, तुझे मैं ऐसा तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि तू अपनी मौत मांगेगी, लेकिन तब भी तुझे मौत नहीं मिलेगी। रोहित को तो मैंने एक झटके से ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन वो भी इसलिए पहुंचाया कि अब तू उसके लिए दिन रात रोएगी। सोच जरा कितना बड़ा दुख है कि जिसके लिए तूने अपने पति को धोखा दिया, अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, तूने हत्या तक कर डाली, सब किया। अब वही इंसान तुझे नहीं मिलेगा। तेरे लिए सबसे बड़ी सजा तो यही है, तुझे रोहित की मौत पर रोज आंसू बहाने पड़ेंगे। दूसरी सजा मैं तेरे लिए सोच रही हूं, तुझसे मैं रोज मिलूंगी, अब से तो रोज मरेगी और रोज रोएगी। ऐसा कहकर संध्या की आत्मा गायब हो गई। उस खौफनाक माहौल में जहां रोहित की लाश पड़ी हुई थी और हम लोग अंधेरे ब्याहबान जंगल में थे, मैं ऐसा फंस गया था कि मैं आ नहीं सकता था, और वहां रहना भी एक खौफनाक एक्सपीरियंस था। रोहित की लाश को छोड़कर ऐसे कैसे आ सकते थे? मैंने पुलिस को फोन किया, आधे घंटे में पुलिस आ गई। फिर बाकी कार्रवाई करने में बहुत सारा टाइम लगा, तब तक सवेरा भी हो गया। मेरी आंखों में कड़वाहट भरी हुई थी। रात भर जागने की वजह से आंखें नहीं खुल रही थीं। ऊपर से दिल में आग लगी पड़ी थी। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। जब अपने ही पीठ पर छुरा मारे तो जिंदा आदमी भी मुर्दा बन जाता है। जिसकी जिंदगी से खुशियां चली जाएं, वो जिंदा लाश बन जाता है। अब मैंने रीना से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मैं उससे बोलता भी नहीं था, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी प्रीति की। प्रीति की वजह से मैं उसे एक ही घर में बर्दाश्त कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं प्रीति के कोमल मन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, उसे अपनी मां का प्यार मिले। लेकिन इसके लिए मुझे यही कुर्बानी देनी पड़ेगी कि मैं रीना के साथ एक ही छत के नीचे रहूं। अब मैं अपनी फैक्ट्री में चला जाता और देर रात को आता था। जैसा कि संध्या की आत्मा ने कहा था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब रीना का जीना ही मुश्किल हो गया था। एक दिन शाम को रीना रसोई में सब्जी काट रही थी कि अचानक किचन का नल अपने आप चालू हो गया। तेज पानी की आवाज ने उसे चौंका दिया कि नल किसने चालू किया है। उसने नल बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर चाकू उठाया, वो जमीन पर गिर पड़ा, और गिरते ही वो बदल गया। उसकी धार पर हल्का सा खून का धब्बा लग गया। रीना का गला सूख गया। ये वही चाकू था जिससे संध्या की मौत हुई थी। रीना का डर के मारे बुरा हाल हो गया। रात का खाना खाने बैठे तो माहौल अजीब सा भारी था। प्रीति ने एकदम से कहा, मम्मा, आपको पता है संध्या आंटी अभी भी यहां है। वो मुझसे कमरे में बात कर रही थी। रीना ने कांपते हुए पूछा, वो क्या बोली? प्रीति बोली। उन्होंने कहा, प्रीति, अपनी मम्मा से कहना मैं लौट आई हूं और जल्दी ही मैं तुम दोनों को अपने साथ ले चलूंगी। मैंने उसे तुरंत डांट दिया, बस करो प्रीति, ये सब झूठ मत बोलो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। कुछ भी हो, वो अब एक आत्मा थी, एक ऐसी रूह थी जिसे धोखेबाज कातिल रीना से बदला लेना था। और प्रीति रीना की बेटी है, इसलिए रीना को दुख पहुंचाने के लिए वो प्रीति को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी वाली बात यह थी कि मैं प्रीति की हिफाजत का इंतजाम करूं। मैंने उसके लिए हॉस्टल देखना शुरू कर दिया। इसका पता जब रीना को लगा तो वो बिफर पड़ी। मैंने उससे कहा, मैं प्रीति को उसकी हिफाजत के लिए हॉस्टल में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस घर से वो दूर रहे। लेकिन रीना ने कसकर विरोध किया और वो बोली कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, साथ में मेरी बेटी को भी छीनना चाहते हो। मेरे रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने रीना से कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम संध्या की आत्मा के चंगुल में फंसी हुई हो और वो प्रीति का भी नाम ले रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उसके हाथों मारी जाए। मैंने कहा, क्या प्रीति मेरी बेटी नहीं है? मैं उसके बारे में सोच नहीं सकता क्या? इस बात को समझकर रीना कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं समझ गया तो नहीं चाहती हैं कि मैं प्रीति को उससे दूर करूं। फिर मैंने भी सब कुछ रीना पर छोड़ दिया और मैं घर से अब और ज्यादा दूर रहने लगा। शाम को जब रीना कपड़े सुखाने छत पर गई, वहां से उतरते समय ऐसा लगा जैसे कोई उसके रास्ते में खड़ा है। ठीक उसके कान के पास किसी ने कहा, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। रीना डर गई। उसके हाथ से कपड़े गिर गए और इसके साथ ही उसे किसी ने जोरदार धक्का दिया। रीना से जीना से लुढ़कती हुई नीचे फर्श पर आ गिरी। उसका सिर फट गया और तेजी से खून बहने लगा। मेरे पास प्रीति का फोन आया। वो रोते हुए बता रही थी, पप्पा जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी को बहुत चोट लगी है। ये खबर सुनकर मैं घबरा गया और मैं घर के लिए रवाना हो गया। मैंने रीना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।
वहां उसकी मरहम पट्टी करने के बाद दवा देकर छुट्टी कर दी गई। दवा खाकर रीना सो गई। अगले दिन की सुबह भी कुछ अच्छी नहीं थी। मैं अखबार पढ़ रहा था लेकिन मेरी नजर रीना पर थी। रात की घटना के बाद आज सुबह का माहौल बहुत शांत था। मैंने रीना से कहा, रीना, तुमने प्रीति को हॉस्टल नहीं जाने दिया, अब देख लो नतीजा। तुम्हारी जिंदगी का खुद ही भरोसा नहीं है तो तुम प्रीति के देखभाल क्या करोगी? अपने साथ साथ उसे क्यों मारना चाहती हो? मैं नहीं चाहता तुम्हारी करनी की सजा मेरी बेटी को मिले, सो प्लीज उसे अब भी अपने से दूर कर दो तो वो बच जाएगी। इस बार रीना ने कोई विरोध नहीं किया और वो बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने, ठीक है, अभी भी टाइम है, मैं किसी स्कूल में डोनेशन दे दूंगा, चाहे मुझे दुगुना डोनेशन देना पड़े तब भी मैं प्रीति का एडमिशन करवा ही दूंगा। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। आगे सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि ना तो मुझे बाहर निकलने का मौका मिला और न ही कुछ करने का टाइम। जिस हिसाब से मेरे घर में आत्मा का तांडव हो रहा था उसके लिए मुझे किसी अच्छे से तांत्रिक या ओंझा की जरूरत थी जो मेरे घर को आत्मा से मुक्ति दिला सके। आज मैं फैक्ट्री नहीं गया था। मैं बहुत अपसेट था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं प्रीति की देखभाल कर रहा था। दोपहर में प्रीति अपने कमरे में खेल रही थी। मैंने देखा वो अपने खिलौनों से नहीं बल्कि खाली हवा में बातें कर रही हैं। मैंने पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? संध्या आंटी ने मुझे नया खेल सिखाया है। वो कहती हैं, अगर मैं जीत गई तो हमेशा उनके साथ रहूंगी। रीना उसके लिए दूध ला रही थी। उसके हाथ से दूध का गिलास गिर गया। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? क्या तुम हमेशा उनके साथ रहती हो? प्रीति ने बस मुस्कुराकर कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा पापा। उस रात जब सब सो चुके थे, रीना को अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे में प्रीति खड़ी थी लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। रीना ने उससे पूछा, बेटा प्रीति, इस समय यहां क्या कर रही हो? प्रीति बोली, मम्मा, संध्या आंटी आई हैं, वो आपको बुला रही हैं। रीना ने घबराकर चारों तरफ देखा। अंधेरे में एक लंबा साया दीवार पर हिल रहा था लेकिन सामने कोई नहीं था और अचानक वो साया दीवार से अलग होकर प्रीति के पीछे खड़ा हो गया। सीधा रीना की तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, याद है तुमने क्या किया था? अब वही सब कुछ तुम झेलोगी जो तुमने मेरे साथ किया। रीना प्रीति का हाथ पकड़कर कमरे में भागी। वहां जाकर उसने भगवान के आगे सिर झुकाया और प्रीति के माथे पर पवित्र भस्म लगाई। बहुत देर तक वो डर के मारे बाहर ही नहीं निकली। मैं सब लोगों से पूछ रहा था कि इसके लिए कोई अच्छा सा तांत्रिक मिले तो मैं अपने घर में कुछ पूजा पाठ करवा दूं। मैंने अपनी मम्मी को भी फोन किया। उन्होंने नंगे कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे घर में आती हूं। वो रात को ही आ गई। उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी। एक तांत्रिक का एड्रेस मुझे दिया। अगले दिन सुबह रीना रसोई में नाश्ता बना रही थी। गैस पर रखा दूध उबलते उबलते काला होने लगा और फिर बर्तन में से बदबूदार धुआं निकलने लगा, जैसे किसी जली हुई चीज का धुआं होता है। धुएं में धीरे धीरे एक चेहरा बना। वो संध्या का चेहरा था। आंखों से खून टपकता हुआ दिख रहा था। वो गुर्राते हुए बोली, रीना, पहले तुम्हारा प्यार छीन लिया, अब तुम्हारा सब कुछ लूंगी। रीना ने चीखते हुए बर्तन फेंक दिया। अब वो शोर सुनकर मैं मम्मी के साथ वहां आया। मैंने उसको डांटा, तुम पागल हो गई हो क्या? रीना ने बहाना बनाया लेकिन उसके हाथ कांपते रहे। मैंने रीना की मानसिक हालत को समझा और नाश्ता बनवाने में उसकी मदद की और पूरा नाश्ता बनवाया। सब लोगों ने नाश्ता किया और मैं प्रीति को उसके स्कूल छोड़ आया। दोपहर में स्कूल से फोन आया, सर, आपकी बेटी प्रीति ने अचानक क्लास में अपने माथे पर दीवार से चोट मार ली है और बार बार एक ही नाम लिख रही हैं, संध्या। ये खबर सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं तुरंत ही प्रीति के स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि तब तक प्रीति की पट्टी करवा दी गई थी लेकिन अब वो बहुत तेज बुखार में थी। उसे बुखार आ गया था। मैं उसको लेकर घर आ गया। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया। जब वो आ गए तो मैंने उन्हें प्रीति को दिखाया। उन्होंने उसको बुखार की दवा दे दी और कहा, बुखार बहुत तेज है, इसके माथे पर पट्टी रखते रहना और दवा फायदा ना करें तो मुझे फोन करना, मैं आकर फिर से दवा दे दूंगा। उम्मीद है कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। जैसे ही डॉक्टर बाहर गया कि बेहोश, प्रीति ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और कहा, दिखा दिया डॉक्टर को, देखते हैं मुझसे, इसे कैसे बचाओगे? जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। प्रीति के मुंह से संध्या की आवाज निकल रही थी, मैं लाचार था मेरी बेटी,
मेरे सामने ही मौत के मुंह में जा रही थी और मैं चुपचाप देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, इस बच्ची का क्या कसूर है? इसकी जान बख्श दो। वो बहुत जोर से हंसने लगी और बोली, मेरा कसूर क्या था? थोड़ी देर बाद प्रीति ठीक हो गई। मैं बुरी तरह से थक चुका था। अभी तक कोई तांत्रिक नहीं मिला था। मम्मी ने जिसका पता बताया वो बाबा भी कल आने वाला था। मैंने उससे फोन पर बात की थी। उसने कहा, मैं कल आऊंगा, थोड़ा सामान बता रहा हूं, वो लाकर रख लेना। रीना भी प्रीति के पास बनी रहती थी। इस समय आत्मा का प्रीति पर ही निशाना था। मैं समझ गया कि वो प्रीति को मारकर रीना को दुखी करना चाहती है, सजा देना चाहती है। रात प्रीति ने अचानक गहरी नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मम्मा मुझे मत रोको, मुझे उनके साथ जाना है, वहां बहुत अच्छा है। रीना का दिल बैठ गया। उसने प्रीति को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें रीना की नहीं बल्कि संध्या की नफरत झलक रही थी। वो बोल रही थी, तुम्हें याद है रीना, तुमने कैसे मेरी जान ली थी? आवाज प्रीति के होंठों से आ रही थी, लेकिन लहजा और आंखें संध्या की थी। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या ने प्रीति के शरीर में कदम रख दिया था। रीना जैसे ही कमरे में प्रीति को ले गई, प्रीति ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और गुर्राती हुई बोली, डर क्यों रही हो रीना? तुमने जो किया था वो भूल गई? रीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, प्रीति तुम मेरी बेटी हो, प्लीज ऐसे मत बोलो। प्रीति की आंखों में खून उतर आया। वो बोली, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी मौत हूं। अचानक उसने अलमारी से कांच का शोपीस उठाया और जमीन पर दे मारा। वो टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। उनमें से एक टुकड़ा उठाकर प्रीति ने पूरी ताकत से रीना की तरफ फेंका, जो उसके माथे में धंस गया और खून बहने लगा। अब प्रीति की आंखों में संतोष था, जैसे ये बदले का पहला कदम हो। रीना भागती हुई मम्मी के पास गई और उन्हें बुलाकर लाई। मम्मी उधर से गंगा जल और पवित्र भस्म लेकर आई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो भस्म प्रीति के माथे पर लगाई। गंगा जल छिड़का, तब जाकर प्रीति शांत हुई। उस रात मुझे एक अर्जेंट फोन आने पर बाहर जाना पड़ा। रीना और मम्मी अकेली थी और प्रीति चुपचाप खेल रही थी, लेकिन खेल कुछ अजीब था। वो गुड़िया के गले में लाल धागा बांधकर उसे बार बार कस रही थी। रीना ने पूछा, ये क्या कर रही हो? प्रीति मुस्कुराई और बोली, तुम्हें दिखा रही हूं कैसे दम घुटता है। ये सुनकर रीना के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। करीब आधी रात का टाइम था। रीना पानी पीने उठी। कमरे में लौटते वक्त उसने देखा प्रीति बिस्तर पर नहीं थी। वो डर गई। उसने लाइट जलाकर देखा तो वो अलमारी के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। हाथ में संध्या का पुराना स्कार्फ था, जो पता नहीं कहां से आया था। रीना डरते डरते बोली, ये क्या कर रही हो प्रीति? नीचे आओ। और प्रीति जो अलमारी से उछली तो उसने सीधे रीना का गला जकड़ लिया। रीना का दम घुटने लगा। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो गोगो कर रही थी। तभी अचानक मेरी मम्मी वहां पहुंच गई। उन्होंने जो हाल देखा तो सीधे पूजा घर से गंगा जल लाकर उनके ऊपर छिड़कने लगी और देवी के मंत्र जपने लगी। इसका असर यह हुआ कि प्रीति शांत हो गई और आश्चर्य से देखने लगी कि मम्मी को क्या हुआ है। मम्मी ने रीना के चेहरे पर पानी छिड़का, तब जाकर उसे होश आया। उस रात मौसम अचानक बदल गया। ऐसा मौसम हो गया जैसे तूफान आने वाला है। तेज हवा चलने लगी, कड़कती बिजली डरा रही थी और आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे इनका आपस में ही युद्ध होने वाला है। रीना बेडरूम में बैठी थी, लेकिन उसका दिल जैसे बाहर कूदने को तैयार था। अचानक ही उसके कमरे में प्रीति आई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने अंदर से कुंडी लगा दी। रीना ने चौंक कर कहा, यह दरवाजा क्यों बंद किया? प्रीति कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। उसने कहा, क्यों? डर गई क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं थी जो नॉर्मल रूप में होती थी। तभी अचानक घर की सभी लाइट्स गुल हो गई। बिजली की हर चमक में संध्या का चेहरा दिखाई दे रहा था, कभी खिड़की के पास, कभी शीशे में, कभी दरवाजे की दरार में। उधर मेरा काम पूरा हो गया था। अब मुझे घर की चिंता लगी थी। मैं जल्दी से घर आया। आज भर की और बात थी। कल तो बाबा आने ही वाले थे। मैं घर आया तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खुलवाया। घर में क्या हो रहा है मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैं घर में घुसा, मुझे कुछ खतरा महसूस हुआ। मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे सचेत किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं बिजली की फुर्ती से वहां से हट गया। जैसे ही मैं हटा कि लोहे की सरिया
का तगड़ा वार हुआ। अगर 1 सेकंड की भी देर हुई होती तो मेरी मौत ही हो जाती। अंधेरे में मैंने देखा कि प्रीति लोहे की सरिया लिए हुए खड़ी थी। वो रीना के कमरे में थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर मेरी आवाज और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो वो दरवाजा खोलने के लिए आ गई थी। संध्या की आत्मा ने प्रीति के जरिए मुझ पर पहला वार किया था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि अचानक ये मुझ पर हमला करने के लिए उतारू क्यों हो गई और मेरी जान लेना क्यों चाहती हैं। मैंने उससे कहा, मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, अभी तो नहीं बिगाड़ा, पर तू सब कुछ तो बिगाड़ने ही वाला है। तू कल बाबा को लाने वाला है। तू यहाँ पर पूजा करवाएगा, हवन करवाएगा, मुझको खत्म करवाएगा और मैं उससे बदला भी नहीं लूंगी। जिसने मेरी हत्या की तो ले, सबसे पहले मैं तुझे ही सही करती हूँ। बात करते करते उसने मेरे ऊपर फिर सरिया से हमला किया। मैं फिर से फुर्ती से हट गया। शोर सुनकर मम्मी और रीना भी आ गई। ये सीन देखकर सबका हाल खराब हो गया। अब प्रीति सरिया लेकर उन दोनों की ओर दौड़ी। हड़बड़ी में मम्मी और रीना दोनों भागी। तभी मैंने पीछे से प्रीति को पकड़ लिया। प्रीति ने मुझे इतनी जोर का झटका दिया कि मैं उसकी ताकत को देखकर दंग रह गया। उसने मुझे खिलौने की तरह उठाकर फेंक दिया। मेरा सिर दीवार से लग गया। फिर मुझे होश ही नहीं रहा। मैं वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो घर में कोहराम मचा हुआ था। मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा मम्मी रो रही थी और रीना कमरे में मरी पड़ी थी। ये देखकर मैं चौंक पड़ा। मम्मी ने ही मुझे सारा हाल सुनाया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद संध्या रीना के पीछे चिल्लाते हुए दौड़ी। तेरे खून की आखिरी बूंद से भी मैं बदला लूंगी। मम्मी ने प्रीति को रोकने की कोशिश की। वो कहती ही रह गई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, बहू को छोड़ दे। संध्या, मुझसे बदला ले ले। लेकिन प्रीति की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो गुर्राई, ये नीच औरत मां कहलाने लायक नहीं है, बहू कहलाने लायक नहीं है, बीवी कहलाने लायक नहीं है। ये धरती पर बोझ है। जब तक ये जिंदा है तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। इसने मेरी जिंदगी छीनी, मेरा प्यार छीना, और अब इसकी बारी है। जो इसे बचाएगा वो भी मारा जाएगा। प्रीति ने अचानक रीना का गला दोनों हाथों से जकड़ लिया। रीना हवा में उठ गई। पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। उसके हवा में पैर फड़फड़ा रहे थे। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। मम्मी ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और प्रीति को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ मम्मी का पूरा शरीर झटके खाने लगा, जैसे किसी ने बिजली का करंट दे दिया हो। वो वहीं गिर पड़ी। अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी। रीना रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी। अब गिड़गिड़ाने लगी थी, संध्या प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं अपनी गलती मानती हूं। लेकिन संध्या की आत्मा ठंडी हंसी हंस पड़ी। वो बड़ी जहरीली आवाज में बोली, माफी? तुझे माफ करने से तो मेरा जहर अधूरा रह जाएगा। प्रीति ने अलमारी से वही स्कार्फ निकाला जो पता नहीं उसके पास कहां से आया था। उसने स्कार्फ रीना के गले में डाला और कस दिया। रीना के हाथ पैर तड़पने लगे। फिर सब शांत हो गया। ये देखकर मम्मी भी बेहोश हो गई। जब सब खत्म हो गया तो प्रीति भी बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह अंधेरे ही दूध वाला आया, पर पुकारने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने मोहल्ले वालों को खबर दी। फिर मोहल्ले वालों ने आकर देखा कि घर के अंदर रीना की लाश पड़ी थी और प्रीति सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने पानी के छींटे डालकर मुझे और मम्मी को होश में लाने की कोशिश की। रीना का अंतिम संस्कार हो गया। सब कर्मकांड भी निपट गए। उस दिन के बाद से प्रीति में कोई बुराई नहीं रही, लेकिन कभी कभी रात में वो खुद से बातें करती और धीमे से मुस्कुराती, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा कर कह रहा हो, मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन मैं यही हूं। फिर मेरी मम्मी और मैं प्रीति की इस हालत से सहमे हुए थे। अम्मा ने तुरंत एक पुराने साधु महाराज को बुलाया। ये आत्माओं के प्रकोप को शांत करने में माहिर थे। शाम होते होते साधु हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला पहने आंगन में आ पहुंचे। साधु ने सबसे पहले घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अम्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके मन में डर था कि अगर वो आज भी आ गई तो क्या होगा। अम्मा प्रीति को गोद में लेकर मंत्र सुन रही थी, लेकिन बार बार उनकी नजर दरवाजे पर जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का यकीन हो। अचानक आंगन के बीच में तेज हवा चली और दियों की लौ एक साथ बुझ गई
और वहां लाल चुनरी में लहू लुहान चेहरे के साथ संध्या खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी आग थी मानो पूरे घर को राख कर देगी। वो भयानक हंसी हंसकर बोली, अरे वाह, आज तो पूरा स्वागत किया है मेरा। साधु ने त्रिशूल उठाया और गरज कर बोला, दुष्ट आत्मा, अभी निकल जा इस घर से। संध्या गुर्राई और एक पल में पूरे घर में आग की लपटें उठ गई। साधु ने एक तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर मंत्र फूंका और संध्या पर छिड़क दिया। वो जलने लगी और जोर से चीखी। उसकी चमड़ी से धुआं उठने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। उल्टा उसने साधु को हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। अम्मा ने देखा कि प्रीति की ओर संध्या बढ़ रही है, तो मैंने प्रीति को अपनी गोद में छिपा लिया। अम्मा ने रोते हुए जोर जोर हनुमान चालीसा से पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज बढ़ती गई और साधु ने आखिरी मंत्र पढ़कर त्रिशूल सीधे संध्या की छाती में भोंक दिया। एक भयानक चीख के साथ संध्या का शरीर जलने लगा, फिर वो राख बनकर हवा में उड़ गई। साधु ने जाते जाते कहा, बेटा, पाप चाहे जितना छुपाओ उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बहुत दिन तक प्रीति का मानसिक संतुलन हिला रहा। मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया, पूरा समय उसके साथ बिताया, तब जाकर वो नॉर्मल हालत में आ पाई। लेकिन घर बिल्कुल सुनसान था, इसलिए अम्मा ने जिद करके मुझे मनाया और खुद ही शादी करने के लिए लड़की भी ढूंढ ली। मीरा सुंदर गरीब घर की लड़की थी। उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। उससे मेरी शादी हो गई तो मेरे घर में फिर से खुशियां ने दस्तक दी। मीरा ने प्रीति को ऐसे अपना लिया कि महसूस ही नहीं होता था कि ये उसकी सगी लड़की नहीं है। प्रीति भी जल्दी ही सब भूलकर मीरा को अपनी मम्मी मानने लगी। एक बार मेरी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।